बार फिर से आपके ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी पहले से अवगत हैं कि नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट की आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज के अंतर्गत 2 यूनिट प्रोवाइड कर दी गई हैं, यूनिट नंबर सेकेंड, यूनिट नंबर फिफ्थ। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे स्टडी स्टेट एनालिसिस और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। किसी भी सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है, कैसे काम करता है और नेटवर्क के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, 2 ही टॉपिक है बेसिकली इसमें। अगर देखा जाए तो डेरिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 टॉपिक है, दोनों डेरिवेशन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं पिछले एग्जाम की 23-24 की बात करूं तो जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से एक ही बार एग्जाम हुआ है 23-24 में। इस यूनिट का सिलेबस पिछले पिछली बार चेंज हुआ था, और पिछली बार चेंज होने के बाद इसमें पहले कुछ अनदर टॉपिक हुआ करते थे। अभी जो टॉपिक है उसके हिसाब से पहली बार एग्जाम हुआ है। और एज यूजुअल कम टॉपिक हैं, लेकिन वहाँ से सवाल हमेशा और डेरिवेशन हमेशा बनते रहे हैं। तो सेलेक्टिव है और स्कोरिंग बहुत है। उसी की कड़ी में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ कवर किए हुए हैं। और बात करें ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस की, तो सर्किट किसी इनपुट को अप्लाई करने के बाद किस तरीके से बिहेव करता है, ये हम ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर नेचुरल रेस्पॉन्स क्या होता है किसी भी सिस्टम का। उसके बाद देखेंगे फोर्स रेस्पॉन्स क्या होता है। ट्रांजिएंट बिहेवियर आरएल सर्किट का हम पढ़ेंगे। देन आरसी सर्किट का ट्रांजिएंट बिहेवियर समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम देखेंगे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स फॉर आर्बिट्रेरी इनपुट्स। कुछ न्यूमेरिकल यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं एज यूजुअल, जो हमने यहाँ इंक्लूड किए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 23-24 के जो लेटेस्ट सिलेबस चेंज होने के बाद पहली बार पेपर आया है वहां से बने हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन बना है, नेचुरल रेस्पॉन्स क्या होता है, फोर्स रेस्पॉन्स क्या होता है। किसी भी ट्रांजिएंट सर्किट का नेचुरल रेस्पॉन्स क्या होता है और फोर्स रेस्पॉन्स क्या होता है। देन ड्राइव द रिलेशन ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज बीसी, इंडक्टर करंट आईएल एंड सोर्स फ्री आरसी एंड आरएल नेटवर्क। तो कैपेसिटर के लिए ये डेरिवेशनल पोर्शन है, पूछा जाता है। और एक न्यूमेरिकल आप देख रहे होंगे, इन द नेटवर्क ऑफ फिगर बिलो द स्विच इज ओपन एट टी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टी। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपसे 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक सर्किट बना हुआ आप देख रहे होंगे और कह रहा है कि टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर स्विच हमारा ओपन है और हमें करंट आई टी की वैल्यू इस सर्किट के लिए सर्किट के ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को कैलकुलेट करते हुए दिखानी है। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के और प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। एक ये अनदर क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है आपके। इन द गिवन नेटवर्क द स्विच इज इनिशियली एट द पोजीशन 1 फॉर द लॉन्ग टाइम एंड एट 0 द स्विच इज चेंज टू द पोजीशन सेकंड, फाइंड आउट द करंट आई टी। तो आप देख रहे होंगे 2 पॉइंट यहाँ भी दिए हुए हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। और पहली कंडीशन में स्विच 1 पे है बहुत लंबे समय तक, लेकिन टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर स्विच जो है अपनी कंडीशन चेंज करता है और पोजीशन 2 के ऊपर आ जाता है। और ये जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है इससे अपना कनेक्शन ब्रेक कर लेता है। और उसके बाद ये किस तरीके से बिहेव कर रहा होगा, ये बात यहाँ इसने पूछी है। एक्चुअल में ये जो सवाल, ये जो सर्किट देख रहे हैं, ये यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी हुई है, तो ये एक तरीके से उसने डेरिवेशन ही आपसे पूछ लिया है सर्किट बना के। एक आरएल सर्किट का डेरिवेशन आपसे पूछ लिया है करंट की इक्वेशन की टर्म्स में ट्रांजिएंट एनालिसिस कराते हुए। तो इस तरीके से सवाल बन जाता है, पूछ लेता है। तो आपको सबसे पहले सवाल देख के क्वेश्चन को पढ़ के ये पता करना है कि एक्चुअल में पूछा क्या गया है, न्यूमेरिकल है या ये कोई डेरिवेशन हमसे कराने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि सर्किट में दिख रहा होगा, यहाँ कोई न्यूमेरिक वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, वो डेरिवेशन के फॉर्म में आपसे इस न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई कराने की कोशिश कर रहा है। तो जो बेसिक डेरिवेशन है इसका, उसी को यहाँ अप्लाई करना है। और
अगर मैं बात करूं इस यूनिट के सिलेबस की, तो हम नेचुरल रेस्पॉन्स, फोर्स रेस्पॉन्स, ट्रांजिएंट बिहेवियर, आरएल आरसी आरएलसी नेटवर्क, इनिशियल कंडीशन क्या होती है, ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस क्या होता है, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, आर्बिट्रेरी इनपुट्स एसी और डीसी का क्या होता है, ये सब पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल रेस्पॉन्स की। व्हाट इज नेचुरल रेस्पॉन्स? तो नेचुरल रेस्पॉन्स क्या है? किसी सिस्टम की इनिशियल कंडीशन, किसी भी सिस्टम की जो इनिशियल कंडीशन है, उसे हम सिस्टम का नेचुरल रेस्पॉन्स बुलाते हैं। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस सेट टू बी जीरो, और इसके अलावा बाकी जितने भी एक्सटर्नल फोर्स होंगे उन सबको हम कैसे सेट करेंगे? एज ए जीरो सेट करेंगे सर्किट के अंदर। दिस वुड बी रेस्पॉन्स ऑफ द सर्किट विद द इनिशियल कंडीशन। ये जो रेस्पॉन्स है हमारा इनिशियल कंडीशन का, ये इनिशियली करंट एंड इंडक्टर, इनिशियल वोल्टेज और कैपेसिटर ऑफ, फॉर एग्जांपल ये इनिशियली जो है हम करंट और इंडक्टर को जो है इनिशियल वोल्टेज और कैपेसिटर की टर्म्स में लेते हैं, विद ऑल द इंडिपेंडेंट वोल्टेज सेट टू बी जीरो। और अगर मैं वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो सबको जीरो पुट करेंगे, यानी शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे सर्किट में, और करंट सोर्स को ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे। तो इस तरीके का जो सर्किट का रेस्पॉन्स होता है, वोल्टेज को शॉर्ट कर दो, करंट को ओपन कर दो, और कोई रेस्पॉन्स, कोई भी वोल्टेज या करंट सोर्स नहीं लगा हुआ है सर्किट में, नेचुरली सर्किट किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है सर्किट में, तो इस तरीके का रेस्पॉन्स हमारा नेचुरल रेस्पॉन्स कहलाता है। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं, कोई भी एक्टिव कंपोनेंट अगर सर्किट में नहीं लगा हुआ है, लाइक जो एनर्जी प्रोवाइड कर सके सर्किट को, तो एनर्जी जब प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उस टाइम भी तो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स होगा ही ना सिस्टम का। तो इस प्रकार का जो रेस्पॉन्स है वो नेचुरल रेस्पॉन्स कहलाता है। उसी टर्म्स में अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स रेस्पॉन्स क्या होता है, अभी हमने सिस्टम के अंदर कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिया या करंट सोर्स लगा दिया है ना, और उसके बाद एक्सटर्नली हम उसे स्टिमुलेट कर रहे हैं with zero initial condition हमारी जीरो है इन द सर्किट, दिस वुड जस्ट रेस्पॉन्स द सर्किट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज एंड करंट सोर्स फोर्सिंग फंक्शन। इसका मतलब वोल्टेज और करंट सोर्स जो हमने सर्किट के अंदर लगाए हैं वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं सर्किट को बिहेव कराने के लिए, सर्किट को एक्शन परफॉर्म कराने के लिए। तो इस तरीके का जो रेस्पॉन्स होता है, यानी जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के थ्रू सर्किट में डिफ्लेक्शन क्रिएट किए जाते हैं ऐड करने के बाद, उसे हम फोर्स रेस्पॉन्स बुलाते हैं। अगर हमें किसी सर्किट का टोटल रेस्पॉन्स कैलकुलेट करना हो, तो टोटल रेस्पॉन्स कैलकुलेट करने की कंडीशन होती है कि आप नेचुरल रेस्पॉन्स को फोर्स रेस्पॉन्स के साथ में ऐड कर दीजिएगा, तो आपको टोटल रेस्पॉन्स मिल जाएगा। नाउ ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को समझने के लिए कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट में जो लगे हुए होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं, वीटी दैट इज इक्वल टू आर इन टू आई टी। रिप्रेजेंटेशन आप सामने देख रहे होंगे। और आई टी अगर मैं यहाँ से पूछूं तो आई टी बराबर हो जाएगा बी टी ओवर आर। नाउ अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू टी, और क्यू टी बराबर होता है सी बी। और क्योंकि वोल्टेज हमारा टाइम का फंक्शन है तो सी बी टी हो जाएगा। और करंट की बात करें तो आई टी इजिकल टू होता है डी क्यू ओवर डी टी, या मैं इसे कह सकता हूँ सी डी बी ओवर डी टी। मैंने ऊपर से सी का वैल्यू रख दिया है, तो हाँ, क्यू का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी हो जाएगा। नाउ डी बी बाई डी टी दैट इज इक्वल टू वन बाई सी इंटू आई टी। थोड़ा सा और एलेबोरेट अगर इसको करें तो इंटीग्रेशन टी इज इक्वल टू जीरो टू टी डी बी ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू बी टी माइनस बी टी नॉट। बी टी नॉट हमारी इनिशियल कंडीशन है, या फिर हम इसको कह सकते हैं वन बाई सी इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी आई टी टाउ डी टाउ। अब ये टाउ क्या होता है, तो इसका भी डिस्कशन हम करेंगे आगे। स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स में टाउ हमारा क्या रोल प्ले करता है। और अगर वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी हो आपको कैपेसिटर की टर्म्स में, तो बी टी दैट इज इक्वल टू वी टी नॉट प्लस वन बाई सी इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी आई डी टाउ, इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये केवल आपको ध्यान रखनी है, कहाँ यूज होंगी, कैसे यूज होंगी। बस इंडक्टर कैपेसिटर को रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाता है ये है कि आपको अगर इंडक्टिव वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है टाइम डोमेन में तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है तो बी टी इजिकल टू एल डी आई ओवर डी टी होता है, और डी आई ओवर डी टी अगर आप लिखना चाहें तो वन बाई एल बी टी हो जाएगा। इंटीग्रेटिव फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन टी इज इक्वल टू जीरो टू टी डी आई ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू आई टी माइनस आई टी नॉट। और
और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 1/L इंटीग्रेशन टी नोट टू टी बी टाउ इंटू डी टाउ। अगर करंट की इक्वेशन चाहें तो करंट को लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे आई टी नोट प्लस 1/L इंटीग्रेशन टी नोट टू टी बी टाउ इंटू डी टाउ। कुछ बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जिनकी हेल्प से हम यहाँ न्यूमेरिकल और डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी सिस्टम का स्टडी स्टेट एनालिसिस और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स निकालने के लिए सिस्टम को टाइम डोमेन से लाप्लास यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना होता है। टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाता है। दोनों मेथड हम यहाँ दिए हुए हैं, बट वहाँ पे न्यूमेरिकल या डेरिवेशन करने के लिए आपके पास में ये बाउंडेशन नहीं होती कि आपको लाप्लास डोमेन से करना है या ट्रेडिशनल मेथड से करना है। तो आप फ्री हैं, आप जो मेथड आपको अच्छे से आता है आप उस मेथड से डेरिवेशन और न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। तो मैं जिस मेथड को यहाँ फॉलो करने जा रहा हूँ वो है लाप्लास। लाप्लास ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होगी, कुछ यहाँ पे हम सीख लेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। लगभग ज़्यादातर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल हमारे यहाँ से बन जाएंगे। जितने भी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आज तक आ रहे हैं वो सभी आप कर पाएंगे अगर इस लेक्चर को आप अच्छे से देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी की बात करूं तो लाप्लास ऑफ डेल्टा टी 1 के बराबर होता है। यूनिट फंक्शन का लाप्लास 1/s होता है, यानी लाप्लास ऑफ यू टी 1/s, लाप्लास ऑफ टी 1/s², लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी 1/s प्लस ए। देखो अगर यहाँ माइनस आएगा तो s प्लस ए हो जाएगा और प्लस आएगा तो s माइनस ए हो जाएगा। जैसे नीचे लिखा है एल ई की पावर ए टी तो 1/s-ए। और अगर कहीं लिखा है लाप्लास ऑफ टी इंटू ए की पावर माइनस ए टी तो s प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। लाप्लास ऑफ टी की पावर एन ई की पावर माइनस ए टी तो फैक्टोरियल एन अपॉन एस प्लस ए का पावर एन प्लस वन। लाप्लास ऑफ कोस ओमेगा टी तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। लाप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी इंटू साइन ओमेगा टी ओमेगा अपॉन एस प्लस ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी कोस ओमेगा टी तो एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। लाप्लास ऑफ डी ओवर डी टी, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे आप देख रहे होंगे। इन प्रॉपर्टी को विशेषकर ध्यान रखना है। बेसिकली जो ज्यादा यूज होंगे मैं बता देता हूँ। एक तो ये फॉर्मूला है ई की पावर माइनस ए टी ई की पावर प्लस ए टी, है ना। और ये कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी ई की पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी ई की पावर माइनस ए टी कोस ओमेगा टी। और ये दोनों प्रॉपर्टी जो है लाप्लास की, ये डिफरेंशियल टर्म्स दे रखी है। डी ओवर डी एफ टी ओवर डी टी का लाप्लास क्या होता है तो एस लाप्लास एफ टी और प्लस के एफ नोट, यानी डिफरेंशिएटिव टर्म्स। और इंटीग्रेशन टर्म्स दे रखी है तो उसका लाप्लास 1/s लाप्लास ऑफ एफ टी और प्लस के एफ डैश नॉट अपॉन एस। तो ये प्रॉपर्टीज हैं लाप्लास की, डायरेक्ट यूज होंगी, डायरेक्ट डेरिवेशन में हम यूज करेंगे। तो चलिए 1/1 करके देखिए। ये जो टर्म्स मैंने लिख रखी हैं आपके काम आएंगी इसलिए लिखी हुई हैं। सारी आपको याद करनी है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीजें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की आपको ध्यान होनी चाहिए। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इन चीजों को आपने, इन फॉर्मूलों को आपने, इन प्रॉपर्टीज को आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है। तो मैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इन फॉर्मूलों को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली जो चीजें हमने यूज करनी है वो हम आगे देखेंगे। इनमें से सभी चीजें इस चैप्टर में या इस पूरे के पूरे ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एनालिसिस में यूज नहीं होंगी, लेकिन आपकी रिकॉल कराने के लिए मैंने सारी चीजें यहाँ मेंशन की हुई हैं। अब तीन कंडीशन हमारे पास होती हैं किसी भी सर्किट के स्टडी स्टेट एनालिसिस करने के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग द स्विचिंग कंडीशन इन द सर्किट, सर्किट के अंदर स्विचिंग कंडीशन को समझने के लिए कई बार सवाल में जो है इस तरीके की कंडीशन आपको दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है। जैसे पहली कंडीशन है व्हेन टी बराबर 0+, 0 के ऊपर अगर प्लस लगा दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है। इट मीन्स कंडीशन जस्ट आफ्टर स्विचिंग। इसका मतलब सर्किट में जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करने के तुरंत बाद सर्किट में किस तरीके का बिहेवियर रिप्रेजेंट किया, उसे आप टी इज इक्वल टू 0+ से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं दूसरी कंडीशन है टी इज इक्वल टू 0-। 0- का मतलब क्या है, स्विच ऑन करने से जस्ट पहले सर्किट किस तरीके से बिहेव कर रहा था, वो कंडीशन कहलाती है टी इज इक्वल टू 0-।
आप समझ पा रहे होंगे इन चीजों को कि एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट किया गया है। टी इज इक्वल टू जीरो प्लस स्विचिंग करने के जस्ट बाद, आफ्टर क्या, किस तरीके से सर्किट बिहेव कर रहा है, स्विचिंग करने से जस्ट पहले टी इज इक्वल टू जीरो माइनस स्विचिंग करने से जस्ट बिफोर कैसे बिहेव कर रहा था, कंडीशन क्या थी। और तीसरी कंडीशन है व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, इट मींस कंडीशन जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग। टी इज इक्वल टू जीरो वो कंडीशन होती है जब हमने स्विचिंग की, तो तुरंत सर्किट में क्या देखने को मिला। तो ये तीन कंडीशन जो है ट्रांजिएंट एनालिसिस के अंदर हमें ध्यान रखनी होती है। इन्हीं के बिहाफ पे हम सर्किट की वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे किस तरीके से बिहेव करता है। तो आप देख रहे होंगे एक ग्राफ भी बनाया हुआ है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करते ही कुछ डिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है यहाँ तक। और ये वो कंडीशन है कि हमने स्विच ऑन किया, और स्विच ऑन करने के बाद इनिशियली जो भी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, वो हमें ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स या ट्रांजिएंट एरिया के अंदर देखने को मिले हैं। इसके बाद जैसे ही हमारा सर्किट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो वो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स के अंदर चला जाता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में जब भी कोई कंडीशन आप किसी सर्किट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिएंट बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, यानी अनस्टेबिलिटी शो करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये अनस्टेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपके सर्किट ने प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट करी, तो उसकी बिहेवियर जो है वो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जो कांस्टेंट बिहेवियर है वो स्टेडी स्टेट कहलाता है। और जो जब तक इनिशियली जैसे ही ऑन किया स्विच को, तो उसने सडन कंडीशन चेंज होने का अपोज किया, तो अपोज करने से क्या होता है, उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो यही जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, ये डिफ्लेक्शन के थ्रू यहाँ पे दिखाया हुआ है। क्योंकि सर्किट में कंपोनेंट ऐसे लगे हुए होते हैं कि वो सडन चेंज का अपोज करते हैं। जैसे आपका इंडक्टर हो गया, आप कोई भी वैल्यू इंडक्टर को अगर प्रोवाइड करेंगे, तो इनिशियली वो किसी भी वैल्यू का अपोज करेगा, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है ये। लेकिन पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उसे एक्सेप्ट करेगा और अपने अंदर से चीजों को होने देगा, बह जाने देगा। ऐसे ही कैपेसिटर भी करता है। डायरेक्टली अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो एक पर्टिकुलर लेवल तक वो उस चीज को क्या करता है, स्टोर करता है। लेकिन जब वैल्यू आपके सोर्स की और कैपेसिटर की सेम हो जाती है, तो उस टाइम वो एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है, और फिर उसके बाद में वर्क करना बंद कर देता है, और उसके बाद डिस्चार्ज होने की कंडीशन में जाता है। तो यही हमारा रिप्रेजेंटेशन है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का। अब एक डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार पूछा गया है और बार बार ये डेरिवेशन आएगा, पूछा जाएगा। यहाँ भी जो डेरिवेशन पूछा गया है, वहाँ सिर्फ चेंज इतना है कि वहाँ पे आपको दो रेजिस्टेंस लगा दिए गए हैं, R1 और R2। और आपको अगर ये पता है कि वो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं या सीरीज में लगे हैं, तो उस सवाल को आप इजीली हल कर पाएंगे। मैं आपको इसी डेरिवेशन की हेल्प से, वो जो आया हुआ 23-24 का सवाल है, उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो यहीं पर अभी बता दूंगा। तो सबसे पहले आरएल सीरीज सर्किट की बात करेंगे। डीसी इनपुट हमने सर्किट के अंदर लगाया हुआ है। लाप्लास मेथड की हेल्प से फोर्स रेस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे। और पहली बात, आप देख रहे हैं, अ, हम बात कर रहे हैं सीरीज आरएल सर्किट की। इसका मतलब यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा और इंडक्टेंस लगा हुआ होगा। और इसके साथ में हम फोर्स रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स भी सर्किट में लगा हुआ होगा। कंडीशन, हमने यहाँ स्विच लगाया हुआ है, तो टी इजिकल टू जीरो और टी इजिकल टू वन, दोनों कंडीशन हम मान के चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कंडीशन ले रहे हैं चार्जिंग की, यानी इंडक्टर को हम चार्ज करेंगे तो क्या होगा। तो जैसे ही चार्ज करेंगे, तो स्विच हमारा क्लोज हो गया है। तो स्विच के क्लोज होने से क्या करेंगे, हम इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल अप्लाई करेंगे तो केवीएल क्या कहता है, वी दैट इज इक्वल टू आई टी इंटू आर। और प्लस के इंडक्टर के रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स को कैसे लिखते हैं, या वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इंडक्टर के केस में। तो अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस की टर्म्स में। इंडक्टर के रेस्पेक्ट में वोल्टेज को लिखने का तरीका क्या होता है, वोल्टेज को लिखने का तरीका होता है एल इंटू डी आई टी ओवर डी टी। तो मैंने वोल्टेज को लिखा इस इंडक्टर के रेस्पेक्ट में एल डी आई ओवर डी टी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने लिखा है केवीएल जैसे अप्लाई किया। अब क्योंकि ये सारी वैल्यू टाइम डोमेन में है, और टाइम डोमेन को सिंपलीफाई करने के लिए मैं इन वैल्यूज को हमेशा फ्रिक्वेंसी डोमेन में बदलता हूँ। और टाइम डोमेन वैल्यू को फ्रिक्वेंसी डोमेन में बदलने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक जो है, ये सबसे अच्छी जो मेथड है, वो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है।
तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अभी अभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बताए थे। जैसे कि कोई कांस्टेंट टर्म्स है, ई है या आपका बी है ना, इसका लाप्लास लेंगे तो एक्चुअल में कांस्टेंट टर्म्स का लाप्लास होता है 1/s। और कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, b/s हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा, e/s हो जाएगा। तो अभी देखा था आपने कांस्टेंट का लाप्लास क्या होता है, 1/s। तो यहाँ से हो जाएगा b/s लाप्लास। और करंट के टर्म्स में अगर आप देखें यहाँ पे, तो आर इंटू टी का एस हो जाएगा, तो आई इंटू एस हो जाएगा। प्लस डिफरेंशिएटिव टर्म्स का लाप्लास लिखने का तरीका क्या होता है, लाप्लास ऑफ एस इंटू आई एस और माइनस के आई नोट। डिफरेंशियल टर्म्स का लाप्लास इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये फॉर्मूला है। आप ध्यान रखेंगे, ये एक फॉर्मूला है जो हमने लिखा है। अगर डिफरेंशिएटिव टर्म्स दे रखी है आई ओवर डी आई टी ओवर डी टी का, तो देखिए एल तो हमने बाहर रख लिया इंडक्टर की वैल्यू को, लेकिन डी आई ओवर डी टी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका लाप्लास होगा एस इंटू आई एस माइनस आई नोट, डिफरेंशिव टर्म्स का लाप्लास। प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला लिखा हुआ है। नो, इनिशियली हम ये मान के चल रहे हैं कि सर्किट के अंदर कोई भी करंट नहीं बह रही है, दैट मीन्स आई जीरो का मान कितना है, जीरो है। सर इनिशियली हम ये मान के चल रहे हैं कि आई जीरो जीरो है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनिशियली इंडक्टर जो है अपने अंदर से किसी भी करंट को बहने नहीं देता। यानी जैसे ही आपने टी इज इक्वल टू जीरो किया है, इंडक्टर अपने अंदर से कोई भी करंट बहने नहीं देगा। कुछ समय के बाद इंडक्टर पहले तो विरोध करेगा। इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी सडन चेंज का अपोज करता है। तो जैसे ही आपने करंट दिया होगा, स्विच ऑन किया होगा, करंट तो आई होगी पीछे से, लेकिन इंडक्टर ने टी इज इक्वल टू जीरो के लिए उस करंट को बहने नहीं दिया, अपोज किया उसका। लेकिन जैसे धीरे धीरे पीछे से करंट आती रही, इंडक्टर ने फिर उसको अपने अंदर से बहना धीरे धीरे करके शुरू करा दिया। तो ये वही कंडीशन है, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आई नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ यहाँ पे जैसे यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो b/s, यहाँ से तो b/s ही रहा। आई एस, हमने यहाँ से आई एस कॉमन ले लिया है दोनों में से, तो वैल्यू हो जाएगी आर प्लस के एल एस। और आई एस का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो इस वैल्यू को हम उधर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आई एस इक्वल टू वी अपॉन एस प्लस के आर प्लस के एल एस। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी एस को फिर से टी में कन्वर्ट करने के लिए, एस को टी में बनाने के लिए इनवर्स लाप्लास लेना होता है, तो हमने इनवर्स लाप्लास लिया। एस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, टी में, तो आई टी दैट इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ बी ओवर एस इंटू आर प्लस के एल एस। नाउ ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब इस फंक्शन को, इनवर्स लाप्लास के इस फंक्शन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा होगा। हम यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेंगे इस तरीके के इनवर्स लाप्लास को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे लिखा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन, तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन को लिखने का तरीका होगा इनवर्स लाप्लास, भाई यहाँ है एस इंटू आर प्लस के एल एस, तो आप इसे लिख सकते हैं ए अपॉन एस प्लस के बी अपॉन आर प्लस के एल एस। पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया इसको। नाउ अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन को ऑलरेडी आपको पता है। इसका मल्टीप्लाई किया ए इंटू आर प्लस के एल एस और प्लस के बी इंटू एस, दैट इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, कांस्टेंट बी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो पुट एस इज इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी, इसमें हमने क्या किया, हमने एस इज इक्वल टू जीरो पुट किया। तो जैसे ही हमने एस इज इक्वल टू जीरो पुट किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आया, हमारे पास वैल्यू आ गया ए आर दैट इज इक्वल टू बी, या आप कह सकते हैं ए बराबर बी ओवर आर। नाउ ए की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट ए का मान निकल के आ गया वी ओवर आर। और दूसरा वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे एल एस दैट इज इक्वल टू माइनस के आर, और एस बराबर आ जाएगा आर माइनस के एल। दोनों ही वैल्यू हमारे पास आ गए हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे, ए इंटू एस का मान जीरो है तो ए इंटू जीरो, बी इंटू माइनस के आर ओवर एल दैट इज इक्वल टू बी। तो बी का मान मुझे यहाँ से मिल जाएगा, बी बराबर आ जाएगा माइनस के बी एल ओवर आर। तो देखें अभी हमने ए का मान निकाल लिया है, ए का मान क्या है, बी ओवर आर। हमने बी का मान भी निकाल लिया है, बी का मान क्या है, माइनस के बी एल ओवर आर। दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे, आई टी दैट इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स बी ओवर आर इंटू एस अपॉन एस और माइनस के बी एल ओवर आर अपॉन आर प्लस के एल एस। तो दोनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। नाउ अगर आप देखें तो दोनों में ही ऊपर क्या आ रहा है, बी ओवर आर आ रहा है, तो हमने उसे बाहर ले लिया कॉमन। तो आई टी इज इक्वल टू बी अपॉन आर एल इनवर्स
यहाँ से बचा 1/s, और यहाँ से बचा माइनस के L ओवर R प्लस के LS। अभी आपको पता होगा कि लाप्लास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा S प्लस ए। तो यहाँ पे S के साथ में एक टर्म्स आ रही है L वाली, तो इसका मतलब ये है कि इस L वाली टर्म्स को मुझे यहाँ से हटाना है, यानी S को मुझे कांस्टेंट रखना है, तभी लाप्लास की कोई फॉर्मूला या कोई प्रॉपर्टी क्रिएट होगी या बनेगी। तो मैं क्या काम करूं, जो भी कांस्टेंट टर्म्स या जो भी टर्म्स लाप्लास के एस के साथ आ रही है इस फॉर्मूले में, इसको यहाँ से कॉमन ले लूं। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से कॉमन लूंगा तो आप देखेंगे एल तो बाहर आ जाएगा, एल ऊपर भी है, और यहाँ से एल बाहर आया तो एल से तो एल कट जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं आप 1 बचा हुआ है, और एस बचेगा कांस्टेंट, तो एस प्लस के और आर अपॉन हो जाएगा एल। तो यहाँ से ऐसा समझें कि इस वाले ब्रैकेट में से मैंने एल कॉमन लिया हुआ है, तो टर्म्स बचेगी 1/s प्लस के आर अपॉन एल। नो व्हाट इज दिस, 1/s क्या होता है, 1 का होता है इनवर्स लाप्लास, और 1/s प्लस के आर अपॉन एल क्या होता है, तो आप देखेंगे एस अपॉन एस प्लस के ए किसका होता है, ई की पावर माइनस के ए टी का होता है क्या, 1/s प्लस ए। यहाँ एक ही जगह क्या दे रखा है, R/L। तो इसका मतलब अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास निकालूं, ये तो e की पावर एटी का लाप्लास है, इसका अगर मैं इनवर्स निकालूं तो क्या हो जाएगा, माइनस के एटी हो जाएगा ना। तो इसलिए इस फॉर्मूले को हमने क्रिएट किया, और जब इनवर्स लिया तो वैल्यू आया, देखिए आई टी इक्वल टू वी अपॉन आर, 1 माइनस के 1/s का 1 हुआ, और 1/s प्लस आर अपॉन एल का लाप्लास इनवर्स लाप्लास हुआ, ई की पावर माइनस के आर अपॉन एल इंटू टी। तो इसका इनवर्स लाप्लास है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से। नाउ ये हमारा फोर्स रेस्पॉन्स आया करंट का। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे इसको, आई टी दैट इज इक्वल टू वी ओवर आर 1 माइनस के ई की पावर टी अपॉन टो। व्हाट इज टो, टो का मान होता है एल अपॉन आर। अभी आप पुराने एक्सप्रेशन में देखें, यहाँ पे वैल्यू आ रही थी आर ओवर एल, मैं इस आर को ऊपर से नीचे लेके गया तो ये बन जाएगी एल ओवर आर माइनस के टी ओवर एल ओवर आर। और अभी अभी मैंने बताया व्हाट इज एल ओवर आर, तो एल ओवर आर का मान होता है टॉ। इसे क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। टॉ हमारा टाइम कांस्टेंट कहलाता है। और अब हम यहाँ इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे टी इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही हमने यहाँ टी इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो आई टी बराबर वी ओवर आर 1 माइनस के ई की पावर जीरो का मान आपको पता है 1 होता है, और 1 माइनस 1 क्या हुआ, जीरो हो गया। यानी इनिशियली आई नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। मतलब क्या है, ये बात मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दी थी कि टी इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर अपने अंदर बहने वाली किसी भी करंट का अपोज करेगा, और कर रहा है। ये हमने अभी अभी प्रूफ किया है। आई नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है, जीरो। कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये बात हमने अभी अभी प्रूफ की है कि आई जीरो होगा इनिशियल कंडीशन पे, यानी टी इज इक्वल टू जीरो पे। इंडक्टर विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट। इसका मतलब अगर कोई करंट नहीं बह रही है इनिशियली, तो इनिशियली अगर कोई करंट नहीं बह रही, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा होगा, ओपन सर्किट की तरह। तो हम कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं इंडक्टर हमने यहाँ ओपन सर्किट किया हुआ है, तो टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर आई का मान जीरो है, और बी एल का मान बी के बराबर होता है। इसका मतलब जो हमारा इंडक्टर की वोल्टेज है वो जो भी अप्लाइड वोल्टेज है उसके बराबर होती है, क्योंकि अ, यहाँ आप देख रहे हैं टी इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर बिहेव करता है एज एन ओपन सर्किट की तरह। तो इसका मतलब जितनी इनपुट होगी वही जा रही होगी इंडक्टर के ऊपर। तो ये तो हमारा पहला केस हुआ। नाउ अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं, वेन एवर टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब अगर हम टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दें उस फॉर्मूले में, तो क्या बनेगा, आई इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू बी ओवर आर 1 माइनस के ई की पावर इनफाइनाइट। ई की पावर इनफाइनाइट का मतलब होता है जीरो, ये बात आपको पता है मैथमेटिकली। भाई ई की पावर इनफाइनाइट का मान कितना होता है, जीरो। तो जैसे ही यहाँ जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी ई आई इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू वी ओवर आर। इसका मतलब जैसे ही हमने टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखा तो मुझे करंट की वैल्यू क्या मिलने लगी, करंट की वैल्यू मिलने लगी बी ओवर आर। इसका मतलब मुझे मैक्सिमम करंट का मान मिल रहा है बी ओवर आर। इसका मतलब उस टाइम इंडक्टर हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है, यानी अपने अंदर से करंट को बहने दे रहा है। तो इसी को हमने ग्राफ के माध्यम से यहाँ बनाया हुआ है, और आप देख रहे होंगे कि टी इज इक्वल टू जीरो पे आपका जो रेस्पॉन्स है वो क्या है, जीरो है। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज किया है, यानी हम इनफाइनाइट की तरफ गए हैं, वैसे वैसे हमारा करंट का मान
बढ़ता चला गया है, और टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट के बाद कांस्टेंट हो गया है, यानी बी बाई आर हो गया है। तो ये ग्राफ आपको यही बात दिखा रहा है। ठीक है। तो करंट का मान इनफाइनाइट, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट के ऊपर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और वैल्यू कितनी हो गई करंट की, बी बाई आर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बी बाई आर लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर हम दूसरे केस में वोल्टेज की बात करें, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज आपको मिल रही है बी से लेके, और जैसे जैसे करंट बहती जा रही है, तो जो हमारा इंडक्टर है वो रेस्पॉन्ड करता चला जा रहा है बी इंटू ई की पावर माइनस के टी इंटू टो की फॉर्म में। तो ये करंट का और वोल्टेज का ग्राफ है, जो जब भी आपसे इनिशियल और फाइनल कंडीशन पूछेगा तो आपको बना के दिखाने। नाउ डिस्चार्जिंग कंडीशन की बात कर लेते हैं। डिस्चार्जिंग कंडीशन कौन सी है, इंडक्टर हमारा पहले केस में तो चार्ज हो गया भाई इनिशियली। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी थी सर्किट को, तो इंडक्टर हमारा एक तरीके से चार्ज हो रहा था। कहाँ तक पहुंच गया, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे बी बाई आर तक हमारी वैल्यू पहुंच गई है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, स्विच इज शिफ्टेड टू पोजीशन सेकंड। अब हम यहाँ जैसे ही स्विच को शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से हमारा वोल्टेज से तो कनेक्शन हट जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा। तो अब खाली इस पॉइंट से इस तरीके से हमारी करंट या वोल्टेज घूमेगी। फिर से हम लाप्लास अप्लाई करेंगे, अप्लाई केबीएल। तो केबीएल अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, आर इंटू आई टू प्लस के एल इंटू डी आई टी ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू जीरो। क्या करेंगे, लाप्लास ले लेंगे। इसका लाप्लास क्या होता, आर इंटू आई टी का लाप्लास होता है आर इंटू आई एस, टी की जगह एस हो जाएगा। और इसका लाप्लास क्या होता है, देखिए एल तो एज इट इज रहेगा, डी आई ओवर डी टी का लाप्लास होता है एस इंटू आई एस माइनस के आई नोट। ये ध्यान रखना है हमेशा, यही होता है इसका डी आई ओवर डी टी का लाप्लास। बस यही चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं रख रहे, यही फॉर्मूले हैं कि डी आई ओवर डी टी का लाप्लास क्या होता है। ध्यान रखना है आपको इस तरीके के सवाल हल करने के लिए, कि डी आई ओवर डी टी का लाप्लास क्या होता है। तो इसका लाप्लास होता है एस इंटू आई एस और माइनस के आई नोट। प्रॉपर्टी है ये लाप्लास की। ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसको ध्यान रखेंगे। बाकी चीजें टी को एस में कन्वर्ट कर देते हैं, और इनवर्स लाप्लास हमेशा लेना ही होता है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या बताई हुई है इनिशियल केस में। अब जब एक बार इंडक्टर हमारा फाइनल वैल्यू तक पहुंच गया, इसका मतलब टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट के ऊपर बी बाई आर वैल्यू तक पहुंच गया करंट का मान, तो उसके बाद अगली जो कंडीशन होगी वो टी इज इक्वल टू जीरो तो होगा इनिशियल पॉइंट, डिस्चार्जिंग पॉइंट में टी इज इक्वल टू जीरो होगा इनिशियल पॉइंट। बट उस पॉइंट पे क्योंकि इंडक्टर के ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट की करंट ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है, उसका मान कितना बी बाई आर है। तो इनिशियल कंडीशन टी इज इक्वल टू जीरो डिस्चार्जिंग के केस में प्रीवियस वाली फाइनल कंडीशन कहलाएगी। प्रीवियस वाली फाइनल क्या है, बी वाई आर। और डिस्चार्जिंग के केस के लिए वो पी वाई आर क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो इनिशियल कंडीशन है। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल कंडीशन का मान है बी वाई आर। और फिर हम आगे की बात करेंगे। तो आई इज इक्वल टू जीरो, इस बार आई इज इक्वल टू जीरो का मान जीरो नहीं होगा। अब ये बात समझने की है कि जीरो क्यों नहीं होगा, ये जो दिखाया हुआ है, क्योंकि डिस्चार्जिंग के केस में हम कैलकुलेट तो टी इज इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, लेकिन टी इज इक्वल टू जीरो पे उसका जो मान है वो किसके बराबर है, टी इनफाइनाइट के बराबर है डिस्चार्जिंग के केस में। क्योंकि चार्ज होने के बाद ही तो इंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। तो चार्जिंग, जब उसको चार्ज किया है तो पहले से कुछ ना कुछ वैल्यू तो उसमें स्टोर है ना, और वो कितनी है, प्रीवियस वाली मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है। प्रीवियस वाली मैक्सिमम वैल्यू कितनी है करंट की, बी बाई आर है। तो इसलिए आई नोट का मान यहाँ होगा बी बाई आर। अब हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे आई नोट का मान बी बाई आर रखा, और आई एस यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से और यहाँ से। तो आई एस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस के एल एस माइनस के बी एल बाई आर इक्वल टू जीरो। देन अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई एस दैट इज इक्वल टू बी एल ओवर आर प्लस के एस इंटू एल एस। आई एस बराबर हो गया बी ओवर आर। सिंप्लीफाई किया, देखिए फिर से मैं एक बार बता दूं, एस की जो है कांस्टेंट टर्म्स हमें रखनी होती है। तो एस कांस्टेंट रखेंगे। ये जो है आपका आर है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसके लिए कंफ्यूज ना हो ये। ठीक है। ये वाली टर्म्स आपकी आर की टर्म्स है। नाउ पुट किया यहाँ पे, तो एल मैंने, जैसे ही मैंने यहाँ से एल कॉमन लिया और इसको कांस्टेंट बनाया, तो यहाँ से आ जाएगी मेरे पास
टर्म्स एस प्लस के आर बाई एल, और एल से एल कट गया ऊपर वाले से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बी बाई आर लिखा हुआ है और एस प्लस के आर बाई एल। क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास लेंगे। इनवर्स लेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये तो बी बाई आर तो बाहर हो गया, 1/s+r/l, ई की पावर -at, आपने अभी अभी फॉर्मूला देखा था क्या होता है, 1/s+k a। तो a का मान क्या है, r/l, तो इसका मतलब a की जगह क्या रख दूं, r/l रख दूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, it दैट इज इक्वल टू b/r, ई की पावर माइनस के r/l इंटू टी। और एल, इस आर को अगर मैं इस एल के नीचे ले जाऊं तो ये क्या कहलाएगा, ये टाइम कांस्टेंट टॉ कहलाएगा। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, टाइम कांस्टेंट की टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करूंगा, तो कई बार करते हैं कई बार नहीं भी करते हैं, आप यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो के ऊपर आई नोट का मान बी, वो बी बाई आर के बराबर है। एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जैसे मैंने टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखा, तो आई इनफाइनाइट का मान क्या है इस बार, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो बी ओवर आर ई की पावर इनफाइनाइट, ई की पावर इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जीरो। तो आई इनफाइनाइट का मान क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप देखिए, पहले केस में हमारा जो इंडक्टर था वो चार्ज हुआ, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, और उसके बाद जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, वी ओवर आर पे पहुंच गया, तो उसके बाद इसने डिस्चार्ज होना शुरू किया, ठीक है। और डिस्चार्ज कहाँ से हो रहा है, बी बाई आर से लेके डिस्चार्ज हो रहा है। तो आप ये कह सकते थे कि सर ये डिस्चार्ज डायरेक्टली क्यों नहीं हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डेरिवेशन के एक बात बताई थी कि इंडक्टर किसी भी सडन चेंज का अपोज करता है। इसका मतलब अगर ये चार्ज धीरे धीरे होगा तो ये डिस्चार्ज भी धीरे धीरे ही होगा। एकदम से अगर आप करंट देना बंद करोगे तो एकदम से वैल्यू जीरो नहीं होगी। जिस प्रकार धीरे धीरे करके चार्ज हुआ था इंडक्टर, उसी प्रकार धीरे धीरे करके डिस्चार्ज भी होगा। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ग्राफ आपको दिखाया हुआ है। और डिस्चार्जिंग के अंदर आप देख रहे होंगे, अगर करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करें तो पहले कितनी थी, वी बाई आर थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया वो कहाँ पहुंच गई, जीरो पे पहुंच गई है। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों एक साथ दिखाई हुई है, ये डिस्चार्जिंग वाली दिखाई हुई है करंट की इक्वेशन। नाउ आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही केस में आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है। पिछली बार आया था एज इट इज डेरिवेशन, इस बार भी आएगा। तो आपको लाप्लास और केबीएल दोनों लगाने आने चाहिए, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और ये जो हमने डेरिवेशन अभी किया है, इस डेरिवेशन की हेल्प से हम न्यूमेरिकल को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरीके के न्यूमेरिकल, ये आए हुए न्यूमेरिकल हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, स्विच की पोजीशन दे रखी है 1 एंड सेकेंड, देख पा रहे होंगे आप। ऐसे सवाल आते हैं और हमेशा आएंगे, ध्यान रखिएगा। 1 एंड 2, 5 ओम का दिया है, 3 ओम का दिया है, 2 हेनरी का इंडक्टर दे रखा है यहाँ पे। तो देखो करने का तरीका क्या है। अच्छा, एक और सवाल इसी तरीके का, सेम एज यूजुअल। वहां पे यहाँ वोल्टेज दे रखी है बी, यहाँ रेजिस्टेंस दे रखा है R1, यहाँ दे रखा है रेजिस्टेंस R2, और यहाँ दे रखा है इंडक्टर एल। और आपसे उसको न्यूमेरिकल की टर्म्स की बजाय उसको सिंप्लीफाई करा रहा है डेरिवेशन की टर्म्स में। पिछली बार 23-24 में आया हुआ है। तो आप अगर इस सवाल को कर लेंगे तो उसी जगह बस, जैसे कि यहाँ पे तो हम न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे 3 और 5 की, कि ये रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं, वहां पे आप R1 R2 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो नाउ हल करते हैं सवाल को, देखते हैं कैसे हल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एट स्टडी स्टेट, देखो पहली कंडीशन क्या है सवाल को हल करने की, सबसे पहले आप स्टडी स्टेट कंडीशन रखेंगे। स्टडी स्टेट कंडीशन क्या है, एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट में क्या होगा, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट में इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने लिखा है, ये हमेशा यही कंडीशन लगानी है। सबसे पहले स्टडी स्टेट एनालिसिस करेंगे, इसका मतलब इंडक्टर को शॉर्ट करना है। इंडक्टर शॉर्ट हो गया, तो अब इसके अंदर क्या कर लेंगे, हम सीधा सीधा आई इनफाइनाइट निकाल लेंगे, यानी करंट का मान निकाल लेंगे ओम का नियम लगा के। ओम का नियम क्या कहता है, सर्किट की जितनी भी वोल्टेज है वो, और डिवाइड कर दो जितना सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है। तो वोल्टेज है 20 और करंट लगा है 5, तो आई इनफाइनाइट आपको मिल गया, यानी आपको क्या मिल गया, इंडक्टर की शॉर्ट सर्किट करंट आपको मिल गई, कितनी आई है, 4 एम्पियर आई है। अब दूसरा केस, सेकंड केस, अब हम इनिशियल कंडीशन मान लेते हैं, आई इज इक्वल टू जीरो। तो आई इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल कंडीशन, आई इज इक्वल टू जीरो का मान हमें मिला कितना, आई इज इक्वल टू जीरो, हमें 4 एम्पियर मिल गया। अब दूसरी कंडीशन है, वेन एवर स्विच इज गोन टू 1 to 2, सेकेंड पोजिशन पे चला गया। तो आप देख रहे थे यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ 5 ओम का था। तो जैसे ही हमने नीचे कनेक्ट किया स्विच को,
तो अब ये 3 ओम और 5 ओम कैसे एक साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो ये तो सीरीज में जुड़ गए हैं। और यहाँ हमने करंट बहने वाली, जो इस लूप में जो करंट बह रही है IT, उसकी डायरेक्शन इस तरीके से कंसिडर कर रखी है। KVL लेंगे, KVL क्या हो जाएगा, 8 × I2 प्लस कितने हेनरी का इंडक्टर है, 2, और इसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज क्या हो जाएगी, di/dt, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ लाप्लास लेंगे इसका, तो आपको पता है t का लाप्लास s हो जाता है, तो 8 × I s प्लस 2, di/dt का क्या होता है, फिर से कहेंगे s × I s माइनस के I0, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अभी अभी आपको पता होगा कि I0 का मान ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल के साइन से टू I0 को उधर ले जाएंगे, तो देखिए उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का जो 2I0 था ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ से आई एस कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो आई एस कॉमन लिया, ये बना 8 प्लस के 2s, दैट इज इक्वल टू 2I0। I0 का मान कितना है, निकाला है अभी अभी हमने 4। कितना है I0 का मान, 4। अच्छा, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सर आपने I0 4 क्यों ले लिया है। देखिए, स्टडी स्टेट की फाइनल और डिस्चार्जिंग स्टेट की इनिशियल कंडीशन दोनों का मान सेम होता है। ये बात मैंने अभी अभी पीछे बताई थी आपको। यानी कि टी इनफाइनाइट और T0, एट चार्जिंग में तो T इनफाइनाइट तक लेके जाते हैं वो मान, और डिस्चार्जिंग में क्योंकि हम स्टार्ट तो 0 से करते हैं, लेकिन उस टाइम मान कितना होता है, मैक्सिमम होता है, तो वो यही वाला मान होता है, सेम मान होता है वो, वहां से जहां से स्टार्ट कर रहे हैं डिस्चार्ज वाला। तो इसलिए I0 = 4 लिया हुआ है। पुट करेंगे यहाँ पे, तो जैसे ही आप पुट करेंगे I0 का मान 2 ऑलरेडी रखा है, तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि IS = आ गया 8 अपॉन, और यहाँ से नीचे से वैल्यू क्या है, 8 + के 2s, तो 8 + के 2s। आपको ये पता है कि s के साथ में कभी भी मल्टीप्लायर नहीं आना चाहिए, मल्टीप्लायर आएगा तो उसको हमेशा s को क्या रखना है, हमेशा s को हमेशा सिंगल बना के रखना है। तो इसके साथ जो भी टर्म्स होगी उसको हमेशा कॉमन ले लेंगे वहां से। तो जैसे ही मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ s बच जाएगा, तो s + 4, और 2 से ऊपर वाला 8 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, तो IS = आ गया 4/s+4। ये किसका मान होता है, आपको पता है e⁻80 का फॉर्मूला होता है। e⁻−80 का क्या फॉर्मूला होता है साहब, इनवर्स लाप्लास लेंगे, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 4 × e⁻−4t का। तो ये न्यूमेरिकल हुआ। इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में 100% आएगा, और बहुत आसान सवाल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो di/dt वाला कॉन्सेप्ट मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे, तो इस तरीके का कोई भी सवाल आप वहाँ पे कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इनिशियल कंडीशन और स्टडी स्टेट, दो कंडीशन ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल आपका हल हो जाएगा, कैसा भी न्यूमेरिकल हो। नाउ एक और सवाल है, 19-20 का आया हुआ है। सर्किट आप देख रहे होंगे, इनिशियल कंडीशन में 1 और 2 की बात ये कर रहा है, बस रेजिस्टेंस चेंज हुए हैं। 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बदली हुई है। सो 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 5 ओम का 2 हेनरी का यहाँ पे भी लगा हुआ है। और 19-20 का आया हुआ सवाल है, कह रहा है कि फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द करंट IT व्हेन द स्विच इज एट पोजीशन सेकंड। जब स्विच हमारा पोजीशन सेकंड पे है, तब IT का मान निकालना है। द स्विच इज एस इज मूव्ड फ्रॉम द पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। स्विच हमारा पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ शिफ्ट कर रहा है, T = 0 के ऊपर। इनिशियली स्विच एस इज एट पोजीशन 1। इनिशियली जो हमारा स्विच है वो पोजीशन 1 के ऊपर है, और लॉन्ग टाइम के बाद वो स्विच जो है 2 के ऊपर शिफ्ट करेगा। तो आया हुआ सवाल है, एज यूजुअल सेम ऐसे ही हल करेंगे। तो मैं स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एज यूजुअल। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टडी स्टेट, T = इनफाइनाइट। T = इनफाइनाइट में क्या होता है, जो हमारा इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट कर दिया, और स्विच जो है 1 से कनेक्ट है, तो 10 वोल्ट 5 ओम, और इंडक्टर हमारा हो गया शॉर्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्विच हमारा इस जगह कनेक्ट है, ठीक है, स्विच हमारा यहाँ कनेक्ट हो गया, यहाँ कनेक्ट हो गया, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा, ओपन हो गया ये, तो ये रह जाएगा सर्किट बस। तो यही बनाया हुआ है हमने वहाँ, ठीक है, 10 वोल्ट 5 ओम और 2 हेनरी। ऐसे ही करना है हमेशा आपको भी। अगर ध्यान ना आ रही हो चीजें, तो मैंने इसलिए इसको पहले ही जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ आगे चलते हैं।
तो इनिशियली हमने देख लिया कि ओम का नियम लगाया और आई इनफाइनाइट हमने कैलकुलेट कर लिया। तो व्हाट इज आई इनफाइनाइट? आप कहेंगे आई इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज एट 10 और रेजिस्टेंस जुड़ रहा है कितने का, 5 ओम का। तो 10/5 कितना हो गया? आप कहेंगे जी 2 एम्पियर। व्हेन स्विच इज एट सेकंड पोजीशन, अब जैसे ही ये सेकंड पोजीशन पे पहुंचेगा तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, ये तो 5 ओम और 5 ओम एक साथ सीरीज में जुड़ जाएंगे और ये 2 हेनरी का है। लिखने का तरीका क्या हो गया, 5 और 5 कितने हो गए, 10। 10 इंटू IT, KVL लगाया है और कुछ नहीं किया। और प्लस के 2 कितने हेनरी का है, 2 हेनरी का इंडक्टर है। DI/dt दैट इज इक्वल टू 0। लाप्लास लेंगे तो 10 इंटू IT का S हो जाएगा, I इंटू S प्लस के 2। और डिफरेंशिएटिव टर्म्स का होता है S इंटू IS माइनस I0 दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, इनिशियल कंडीशन का मान कितना है, अभी अभी निकाल लिया था ऊपर हमने, 2 एम्पियर है। यहाँ पे 2 एम्पियर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो वैल्यूज मुझे मिलेंगी। क्या वैल्यू मिल रही है चलिए देखते हैं। 10 इंटू IS प्लस के 2 S इंटू IS माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। 2 मान रख दिया है, I0 का मान 2 रखा, 2 बाहर था तो इसलिए 4 हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा दोनों में से IS कॉमन ले लीजिएगा, दोनों, यहाँ भी IS है यहाँ भी IS है, IS कॉमन लेंगे तो बचेगा 10 इंटू 2S, और 4 उधर चला गया, प्लस का हो गया, IS बराबर हो गया 4/2S प्लस के 10। अब मैंने आपको बार बार बताया एस वाली टर्म्स कैसी लेनी है, कांस्टेंट। इसके साथ जो भी वैल्यू होगी उसे हमेशा बाहर ले लेंगे कॉमन। तो जैसे ही बाहर लेंगे तो यहाँ एस बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और ऊपर 2 आप कट भी कर देंगे उससे तो 2 बचेगा। तो एस इज इक्वल टू 2/S प्लस के 5 आ जाएगा। ये किसका मान है, किसका इनवर्स लाप्लास होता है, आपको पता है e⁻80 का लाप्लास होता है 1/S प्लस A। लेकिन अगर आपको कहीं S प्लस A मिल जाए, यानी उल्टा निकालना हो, इनवर्स निकालना हो, तो ये किसका हो जाएगा, e⁻80 का। A की जगह क्या है यहाँ पे, तो माइनस के 5 है ना, तो -5 हो जाएगा। तो IT दैट इज इक्वल टू 2 e⁻−5t। इंपॉर्टेंट है दोनों न्यूमेरिकल, पूछे जाते रहे हैं ऐसे सवाल, आगे भी आएंगे। तो आपको केवल यही दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है और इनकी हेल्प से अपने न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करना है। अब जैसे ये एक सवाल दे रखा है, 24 का आया हुआ सवाल है, इसी तरीके से हल करना है ऑलरेडी। देखिए 36 वोल्ट, 10 ओम, 4 ओम, 4 ओम और 2 हेनरी, और वैल्यू ऑलरेडी IT की उसने दे रखी है, गिवन है हमारी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इंडक्टर है उसको क्या कर देंगे, उसको हम शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्विच आपका देखिए यहाँ पे लगा दिया गया है ना, तो थोड़ा सा उसने चेंज किया है सवाल को, और कुछ नहीं है। चलिए यहाँ भी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। हमें न्यूमेरिक वैल्यू तो सब पता है, 36, 10 ओम। पहली कंडीशन में स्विच हमारा यहाँ कनेक्ट कर दिया गया है। नाउ ये 4 और ये 4 कैसे कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, तो आप कहेंगे जी पैरेलली कनेक्ट है। दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा भाई, 4 और 4 कितना, 4 की 4 में गुणा करेंगे 16, और दोनों को ऐड करेंगे 8। 16 को 2 से 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 ओम आ जाएगा। 2 ओम इस 10 ओम के साथ कैसे जुड़ गया, सीरीज में जुड़ गया। अब देखिए 36 वोल्ट टोटल है और रेजिस्टेंस हो गया 12। तो आई इनफाइनाइट का मान B/R करके निकाल लिया, कितना आ गया, 3 एम्पियर। वहां 2 आया था, एक जगह 4 आया था, यहाँ 3 आ गया, बस इतना ही फर्क पड़ा, और तो कुछ पड़ा नहीं, है ना। अब उसी तरीके से I0 = 3, प्रीवियस वाली जो हमारी फाइनल थी नई कंडीशन के लिए, वो इनिशियल बन जाएगी। तो अब रेजिस्टेंस क्या बचा, जैसे ही हमने स्विच को चेंज किया, सेकंड पॉइंट पे लेके आए, तो सर्किट क्या बचेगा, 4, 4 और 2। लाप्लास लिया, 4 और 4 कितने हो गए, 8। 8 इंटू IT प्लस के 2 DI/dt दैट इज इक्वल टू 0। लाप्लास लेंगे 8IS प्लस के 2 S इंटू IS माइनस के I0 दैट इज इक्वल टू 0। IS 8IS और प्लस के 2IS, 2S इंटू IS दैट इस I0 वाली टर्म्स को उठा के उधर लेके चले गए, माइनस के, माइनस की थी उधर जाके प्लस हो गई। यहाँ से IS लिया कॉमन, IS 8 प्लस के 2S दैट इज इक्वल टू, I0 का मान 3 आया है, पुट कर दिया यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 6 हुआ। IS इक्वल टू 6/8 प्लस के 2S। S वाली टर्म्स को खाली S बनाना है तो वहां से 2 कॉमन ले लेंगे पूरी टर्म्स में से, नीचे से ऊपर 6 भी उड़ा देंगे 2 से। तो IS इक्वल टू 3/S+4, IS बराबर 3/S+4। नाउ टेकिंग द इनवर्स लाप्लास, इनवर्स लेंगे किसका मान हो जाएगा, तो 1/e⁻4t का मान हो जाएगा। मान हमारा आ गया है, न्यूमेरिकल हो गया, प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल था। नाउ नेक्स्ट है हमारा RC सीरीज सर्किट। तो जैसे हमने वहां पे किया था, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों केस यहाँ भी कंसीडर करने, बस चेंज क्या आएगा कि जब हम लूप में KVL लगाएंगे तो कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में वोल्टेज को लिखा कैसे जाता है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे ही हमने KVL अप्लाई किया स्विच 1 से कनेक्ट करके, तो
आई टी इंटू आर, ये तो ठीक है, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वोल्टेज हो गया। कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में वोल्टेज को कैसे लिखते हैं, 1/c इंटीग्रेशन आई टी इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू बी। ठीक है। नाउ इसका लाप्लास लेंगे, और लाप्लास में जो टी है वो हमारा एस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आर इंटू आई एस प्लस के 1/c। और इंटीग्रेटिव टर्म्स का, कैपेसिटर की टर्म्स को लाप्लास में लिखने का तरीका होता है आई एस अपॉन एस प्लस के क्यू नोट ओवर एस दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म्स का हो जाता है वी बाई एस। लिख दिया हमने। नाउ वी कंसिडर कैपेसिटर इज इनिशियली डिस्चार्ज। हम मान के चल रहे हैं हमारा कैपेसिटर इनिशियली क्या है, डिस्चार्ज है। तो Q बराबर जीरो, हमने क्या रख लिया यहाँ पे, Q बराबर जीरो पुट किया। आई एस कॉमन लिया, आर प्लस के 1/cs दैट इज इक्वल टू b/cs। नाउ सिंप्लीफाई किया इसको, सी एस की इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आर सी एस प्लस 1/cs, और एस से एस कटा और सी की उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आई एस इज इक्वल टू बी इंटू सी ओवर आर प्लस के आर सी एस आ गया। यहाँ से नीचे से मुझे क्या कॉमन लेना है, आपको पता है एस को हमें कांस्टेंट बनाना होता है, तो आर सी मैंने कॉमन लिया, सी से सी कटा, बी बाई आर एस प्लस के 1/RC। नाउ ये किसका इनवर्स लाप्लास बना, तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, एस प्लस के ए ई की पावर माइनस के 1/RC, इसका बी बाई आर ई की पावर माइनस के 1/RC, इसका इनवर्स लाप्लास हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं टेकिंग इनवर्स लाप्लास आई टी इक्वल टू बी बाई आर ई की पावर माइनस के टी बाई आर सी। नाउ अगर मैं यहाँ टाइम कांस्टेंट आर सी को टो से रिप्रेजेंट कर दूं, इसे टाइम कांस्टेंट बुलाते हैं, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो, इनिशियली हम मान रहे हैं टी इज इक्वल टू जीरो, तो जैसे टी का मान जीरो रखेंगे इसमें, तो आई नोट इक्वल टू बी बाई आर ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो मतलब वन, यानी आई नोट आ गया बी बाई आर। यानी इनिशियली आपका जो कैपेसिटर है वो क्या है, शॉर्ट सर्किट है, यानी कि एक तरीके से आपको उसके रिस्पेक्ट में इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट मिल रही है बी बाई आर। एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एट स्टडी स्टेट, हम स्टडी स्टेट की बात करें तो यानी इनफाइनाइट कंडीशन, आई इनफाइनाइट बी बाई आर ई की पावर इनफाइनाइट, ई की पावर इनफाइनाइट का मान जीरो होता है, और जीरो का मतलब है कि आई इनफाइनाइट जीरो हो गया, यानी ओपन सर्किट। कैपेसिटर कैसे काम कर रहा है, ओपन सर्किट। और इस टाइम अगर मैं वोल्टेज की बात करूं बी इनफाइनाइट तो बी, और क्यू इनफाइनाइट की बात करूं तो क्यू बराबर होता है सी इंटू बी। तो ये दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है आपको। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियली कैपेसिटर हमारा चार्ज था बी बाई आर से, और धीरे धीरे जैसे टाइम स्पेंड हुआ तो वो डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, और वैल्यू आई बी बाई आर ई की पावर टी बाई आर सी। ग्राफ आप देख पा रहे हैं, और चार्जिंग कंडीशन का ग्राफ आप देख पा रहे हैं, कांस्टेंट वोल्टेज पे पहुंच गया है बीसी तक। बीसी के ऊपर पहुंचने के बाद जितने का सोर्स लगा था उतनी वोल्टेज अगर हो गई है कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में, तो उसके बाद कैपेसिटर चार्ज होना बंद हो जाएगा, और कांस्टेंट वोल्टेज आपको बढ़ती हुई आगे दिख रही है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कांस्टेंट वोल्टेज आपको इसके बाद बी, यानी जितना भी सोर्स, जिस वोल्टेज का सोर्स एक्चुअल में लगा हुआ था, जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होता है उस पर्टिकुलर वोल्टेज तक पहुंचा, उसके बाद वोल्टेज कांस्टेंट हो गई, उसने बढ़ना बंद कर दिया है। तो ये हमारा कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर्व था। नाउ डिस्चार्जिंग केस अब कंसीडर करते हैं। डिस्चार्जिंग केस में क्या करेंगे, इस स्विच को, ये जो स्विच था हमारा, इसको हम सेकंड पॉइंट से कनेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम सेकंड पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो कंडीशन बन जाएगी आर आई टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन आई टी इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू जीरो। और इनवर्स लाप्लास लेंगे, सबसे पहले लाप्लास लेंगे दोनों पक्षों का, तो आर इंटू आई एस प्लस के 1/c। कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेटिव वैल्यू को लिखने का तरीका लाप्लास की टर्म्स में आई एस अपॉन एस प्लस के क्यू नोट अपॉन एस दैट इज इक्वल टू जीरो। नाउ क्यू नोट दैट इज इक्वल टू सी बी, क्यू का मान होता है सी इंटू बी। इनिशियली जो है कैपेसिटर हमारा बी बाई आर से चार्ज है, तो आर आई एस प्लस 1/c आई ओवर एस, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, सी बी है। क्यू नोट की वैल्यू कितनी है, इनिशियली क्यू नोट की वैल्यू सी बाई बी है, तो सी बी अपॉन एस दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आई एस कॉमन लिया तो बचा आर प्लस के 1/cs, और इसको उठा के हम उधर ले गए तो बी बाई एस बचा। अ, इस 1/c की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी से सी कट जाएगा, यहाँ आई एस कॉमन लिया तो 1/cs बचा था, तो स्टेप एक शॉर्ट कर दिया है, वैल्यू इतना ही आएगा, आई एस आर प्लस के 1/cs और इक्वल टू माइनस के बी बाई एस। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, आई एस आर सी एस प्लस 1 cs माइनस के बी बाई एस, एस से एस कटा, आई एस इक्वल टू माइनस के बी इंटू सी ओवर 1 प्लस के आर सी एस। नाउ
आपको पता है बार बार एस को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो यहाँ से आरसी कॉमन ले लेंगे। तो आरसी जैसे ही बाहर लेंगे, सी से ऊपर वाला सी कट जाएगा, एस प्लस के 1/RC। आई एस बराबर माइनस के बी ओवर आर एस प्लस के 1/RC। इनवर्स लाप्लास लेंगे तो आई टी इक्वल टू आ जाएगा माइनस के b/r ई की पावर माइनस के t/RC। तो ये हमारा एक तरीके से इसका डिस्चार्जिंग वाला पैरामीटर हुआ एट टी इज इक्वल टू जीरो। जैसे ही हमने टी इज इक्वल टू जीरो रखा तो आई टी का मान आया माइनस के b/r एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट आई इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ई की पावर इनफाइनाइट जीरो हो जाता है। टाइम कांस्टेंट है हमारा आरसी। तो पहले केस में जब हमने कोई भी वैल्यू अप्लाई करनी शुरू की तो इनिशियली कैपेसिटर b/r से हमारा क्या हो रहा था, चार्जिंग हो रहा था। अब जैसे ही चार्ज हुआ उसके बाद जब वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक, यानी जितना सोर्स था उतनी वोल्टेज तक चार्ज हो गया कैपेसिटर, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद तुरंत तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। और इसी बात को अगर इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज देखें, जैसी बी तक पहुंचा चार्ज होते हुए, उसके बाद धीरे धीरे करके कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। तो दोनों ही कर्व आप देख पा रहे होंगे, वोल्टेज का भी और करंट का भी, दोनों यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ये करंट वाला कर्व है और ये वोल्टेज वाला कर्व है, तो दोनों दिखाने होते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हुआ कैपेसिटर का। कैपेसिटर ठीक इंडक्टर की उल्टा बिहेव करता है। आप देख पा रहे होंगे इंडक्टर के केस में इनिशियली क्या था, जीरो। कैपेसिटर के केस में इनिशियली b/r वैल्यू आया है। तो कैपेसिटर जो है इंडक्टर के ठीक उल्टा बिहेव करता है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के अंदर। तो एक न्यूमेरिकल है, इसकी हेल्प से समझेंगे। Initially, switch is closed for a long time at t is equal to zero. Switch is open from the circuit. Find the expression of discharging current across the capacitor. अब देखिए वहां पे इंडक्टर था, यहाँ कैपेसिटर आ गया है। ठीक है, तो कैपेसिटर की इक्वेशन इंटीग्रेटिव टर्म्स में लिखी जाती है, इंडक्टर की इक्वेशन लाप्लास में डिफरेंशिएटिव टर्म्स में लिखी जाती है। बस यही चीज है जो ध्यान रखनी है, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे डेरिवेशन हो। अगर ये आपको पता है तो फिर केवल लाप्लास लेना है और आप सवाल इजीली हल कर पाएंगे। बाकी चीजें एज यूजुअल दे रखी हैं। तो स्टडी स्टेट में टी इजिकल टू इनफाइनाइट मान के चल रहे हैं, और टी इजिकल टू इनफाइनाइट में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर वो कैसे काम कर रहा है, जस्ट इंडक्टर के अपोज। तो इंडक्टर यहाँ क्या हो गया, ओपन सर्किट, अपोजिट बिहेव करेगा। तो 16 6 2। नाउ आई इजिकल टू बी ओवर आर। आई का मान आ गया, अगर सर्किट देखें तो टोटल वोल्टेज है 16 और रेजिस्टेंस है टोटल 8। तो आई इजिकल टू आ गया 2 एम्पियर। नाउ यहाँ से अगर आई इनफाइनाइट निकालूं तो आई इनफाइनाइट हो जाएगा 2 एम्पियर। और अगर बी इनफाइनाइट निकालूं तो आपको पता है कि बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है आई इंटू आर। आर का मान है 2 और आई का मान आया है 2, तो 2 इंटू 2 बी इनफाइनाइट आ गया 4 वोल्ट। अगर बी मुझे मिल गया है तो मैं क्यू इनफाइनाइट निकाल सकता हूँ। क्यू इनफाइनाइट क्या होता है, सी इंटू बी। कैपेसिटर के केस में सी इंटू बी इनफाइनाइट, तो क्यू इनफाइनाइट हो गया 2 इंटू 2, इसका मतलब कि 8 कूलम। ठीक है जी। तो 8 कूलम हमारा आ गया क्यू इनफाइनाइट का मान। नाउ क्यू इनफाइनाइट मुझे मिल गया है, क्योंकि इक्वेशन में, इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन में क्यू इनफाइनाइट का मान आता है, इसलिए हमने पहले ही पुट कर लिया। दूसरे केस में अब जैसे ही हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया और स्विच सेकंड से, पॉइंट सेकंड से कनेक्ट हुआ, तो केवीएल अप्लाई करेंगे 2 IT। इस रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में 2 इंटू IT वैल्यू हुआ, 2 इंटू IT प्लस 4 इंटू IT और प्लस 1/2, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू 1/2 1/c होता है। इंटीग्रेशन IT इंटू dt दैट इज इक्वल टू जीरो। लाप्लास लेंगे तो 6, देखो 4 और 2 6 हो गया, 6 इंटू IS प्लस 1/2 IS/S प्लस के Q नोट बाई एस दैट इज इक्वल टू जीरो। Q नोट का वैल्यू हमें पता है, पुट करेंगे यहाँ पे, पुट Q नोट इक्वल टू 8 कूलम। नाउ IS 6 प्लस के 1/2S प्लस के 8/2S, 2 से काट दिया, 8 को 4 टाइम चला गया, इक्वल टू जीरो। IS यहाँ से कॉमन ले लिया, IS 12S प्लस 1/2S, सिंप्लीफाई किया, माइनस के 4/S, एस से एस कटा, IS इक्वल टू माइनस के 8/12S प्लस 1। IS इक्वल टू माइनस के 8/12 इंटू में S प्लस के 1/12। देखिए S मुझे कांस्टेंट लेना है, इसलिए 12 को बाहर कॉमन लिया और सिंप्लीफाई किया मैथमेटिकली। 4 से काटा, 8 को 2 बार चला गया और ये चला गया आपका 12 3 बार। पुट किया यहाँ पे, आई एस इक्वल टू माइनस के 2/3 एस प्लस के 1/12। अच्छा ये किसका मान है भाई, माइनस के 2/3 तो कांस्टेंट है तो बाहर लिख लिया हमने, लेकिन एस प्लस के ए,
एस प्लस ए किसका मान होता है? तो आपको पता है ई की पावर माइनस एटी का इनवर्स लाप्लास, ई की पावर माइनस एटी, एस प्लस ए ई की पावर माइनस एटी का लाप्लास है। तो ए का मान है 1/12, तो माइनस के 1/12 इंटू टी हो जाएगा, तो मान आएगा आई टी बराबर माइनस के 2/3 ई की पावर माइनस टी/12। तो ये आपका मान हुआ। करंट का मान उसने पूछा था, हमने कैलकुलेट कर लिया है। इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके आते हैं और आज तक आते रहे हैं। तो ये आपकी यूनिट थर्ड का ओवरऑल ओवरव्यू था, जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कैपेसिटर और इंडक्टर की स्टडी स्टेट एनालिसिस और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैलकुलेट किया है इन केस ऑफ चार्जिंग और इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, वो हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो आप इन सभी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले डेरिवेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। और जो न्यूमेरिकल यहाँ कवर किए हुए हैं, जितना इस स्लाइड में है, ये लगभग आपकी 28 से 30 पेपर की स्लाइड आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इस यूनिट को एज इट इज करके चले जाते हैं, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको 21 मार्क्स का पासिंग मार्क्स का केवल इन 28 स्लाइड से मिल जाएगा। न्यूमेरिकल ये भी हो सकता है एज इट इज रिपीट हो जाए, और डेरिवेशन भी आपके प्रीवियस ईयर के सारे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन इस पूरे पोर्शन में मैंने कवर कर रखे हैं। एक ही बार पेपर हुआ है, मैक्सिमम संभावना इस यूनिट से इन दोनों ही डेरिवेशन के आने की होती है। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का लगातार क्लास में बने रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।